नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श तिवारी गौतम आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से अपन मध्य प्रदेश की यात्रा की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आज हम पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में हम किन किन टॉपिकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह सीरीज आपके लिए, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हैं, हर एक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की यात्रा की सीरीज में हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज आप देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हमको 55 जिले दिखाई देते हैं। इन पूरी 55 जिलों की यात्रा को हम आज की सीरीज में प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में। इस मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि हमें मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी, और मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा था कि 3 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में भोपाल का विलय कैसे हुआ और हमारे जिलों का निर्माण कैसे हुआ। अगली चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो मध्य प्रदेश में हमको ये 55 जिले दिखाई देते हैं, इन 55 जिलों का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, मध्य प्रदेश में जब हम छत्तीसगढ़ का विभाजन करते तो कितने जिले बचे, और ये वर्तमान में 55 जिलों का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। इन सभी की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगली हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, जो कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का निर्माण कैसे होता है, और मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ही क्यों कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की ऋतुएं होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियां, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहने के पीछे क्या एक परिणाम है, क्या एक जानकारी है, वो हम कैसे चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें मध्य प्रदेश की नदियां कितने प्रकार के जलपातों का निर्माण करती हैं, और हम देखेंगे कि नदी घाटी परियोजना किन किन नदियों पर किस किस प्रकार की परियोजना का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, अर्थात मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के महल हैं, मध्य प्रदेश में कितने किले हैं, मध्य प्रदेश में कितनी गुफाएं हैं, उज्जैन पर्यटन नगरी, विदिशा, अनेक प्रकार की पर्यटन नगरियों के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, अर्थात यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितनी यूनेस्को में शामिल किया गया। आपने देखा होगा सांची को शामिल किया गया है, खजुराहो को शामिल किया गया, भीमबेटका को शामिल किया गया है। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, अर्थात जियोग्राफिकल डिवीजन, अर्थात मध्य प्रदेश में मालवा का पठार के बारे में, बुंदेलखंड के पठार, बघेलखंड के पठार, इस प्रकार से अन्य जो 7 प्रकार के हमको पठार दिखाई देते हैं, उन पठारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सा जिला आता है, कौन सी जलवायु है, कौन सा पर्यटन स्थल है, कितने % भाग में ये क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां, अर्थात मध्य प्रदेश में जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इन सभी मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रक्रिया के परिणाम से हुआ, किस पठार में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले हम देखेंगे जनगणना के बारे में, अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जनगणना हम 2011 की पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना का हमारे पास आधिकारिक आंकड़ा अभी तक दोस्तों प्राप्त नहीं हुआ है। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, कृषि प्रदेश कितने हैं, कौन कौन सी कृषि के क्षेत्र पुरस्कार मिले हैं, कितनी प्रकार की फसलें होती हैं, और कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। साथ साथ कृषि के साथ साथ हम पशुपालन पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में पशु गणना जो की गई थी उसमें कितने पशु पाए गए, कौन सी भैंस है, कहाँ पे गाय है, कहाँ पे बकरी है, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे पशुपालन वाले सेक्शन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का परिवहन, अर्थात मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के बारे में, वायु परिवहन, जल परिवहन है क्या, जल परिवहन हमारे यहाँ पे नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे कितने हैं, मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे कितने हैं, रेल मार्ग कितना है, कौन सा रेलवे जोन है, कौन सा रेलवे मुख्यालय है, कौन सी वायुयान सेवा है, कितने एयरपोर्ट है, नए प्रकार के एयरपोर्ट जैसे रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वन के बारे में, उसके बाद उसमें वनोपज, रामसर साइट और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, अर्थात इसके साथ साथ यहीं पर हम अभ्यारण्यों के बारे में देखेंगे, और अभ्यारण्य के बाद जैव मंडल अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, अर्थात मध्य प्रदेश में वनों का राज्य कहा जाता है। साथ साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। इन सभी
के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस एरिया में कितने प्रकार के वन हैं, किस एरिया में कम वन हैं, कौन से वन में किस प्रकार के वृक्ष हैं, राष्ट्रीय उद्यान के क्या क्यों महत्वपूर्ण है, किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, कब उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की हम कला और संस्कृति के बारे में देखेंगे कि मालवा क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य है, नाट्य है, चित्रकला है, शिल्पकला है, निमाड़ क्षेत्र में कौन सा लोक नाट्य है, नाट्य है, शिल्पकला है, और उसके बाद आपके निमाड़ क्षेत्र में देखेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखेंगे बघेलखंड, अर्थात जो 4 भौगोलिक भागों में हमने मध्य प्रदेश को बांटते हैं उनके बारे में हम उसकी कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश की, यदि मैं पंचायती राज व्यवस्था, अर्थात मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने 73वां 74वां संविधान संशोधन को लागू किया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो हम इसमें देखेंगे, अर्थात मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। आगे चर्चा करते हैं। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अगली आती, जिसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, विधानमंडल, अर्थात जिसमें हम विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा आर्टिकल है, सब विस्तृत तरीके से हम मध्य प्रदेश की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हम उद्योग देखेंगे, मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन और मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, अर्थात इंडस्ट्री वाले एरिया में जाएंगे तो किस प्रकार के उद्योग हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा उद्योग कहां पे स्थापित किया गया है, किस निगम के द्वारा स्थापित किया गया है, भारत सरकार का है कि केंद्र सरकार का है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के मिनरल्स अर्थात खनिज पाए जाते हैं, कौन सा खनिज किस एरिया में पाया जाता है, कौन सी चट्टान में पाया जाता है, कौन सी कंपनी उस खनिज का निकालने का काम करती है, इनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा प्रस्तंभ, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के थर्मल पावर सिस्टम है, ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस ऊर्जा से कितने प्रकार की मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक बनता है जिसे अपन बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 2 और 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव से यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से हुई थी। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें गैस त्रासदी क्या थी, इसका हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में क्या प्रभाव पड़ा और वर्तमान में इसके कचरे को कहां पे जलाया जा रहा है, कहां पे ले जाया जा रहा है, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश को कहा जाता है जनजाति राज्य, अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कोल जनजाति, बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति, अनेक प्रकार की जो जनजातियां पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती है, उन जनजाति के विवाह, सांस्कृतिक और लोकनाट्य के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अर्थात आपने सुना होगा मध्य प्रदेश को कहा जाता है जनजाति राज्य, और यहाँ पे शेड्यूल ट्राइबों की संख्या मुझे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, तो इनकी संख्या के बारे में हम देखेंगे और कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आपने सुना होगा भारिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के पातालकोट में पाई जाती है, मैं देखूंगा भील जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, मैं देखूंगा सहरिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। हर एक जनजाति का दोस्तों हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में खेल संस्थाएं, अकेडमी और स्टेडियम, अर्थात मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में कितने पुरस्कार मिलते हैं, मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी अकेडमी है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख समारोह और संग्रहालय, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के समारोहों का आयोजन किया जाता है, कौन कौन से संग्रहालय किस जिले में स्थापित किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो हम ये जनजाति पढ़ते हैं, उन्हीं जनजाति में हम जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति में किस व्यक्तित्व की चर्चा चलती है। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, अर्थात प्राचीन काल का हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे आधुनिक काल का हो, और स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश की क्या क्या भूमिका रही, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में इरिगेशन अर्थात सिंचाई के बारे में देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी सिंचाई की जाती है, किन माध्यमों से सिंचाई की जाती है, कुएं के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, नहर के माध्यम, कौन सी फसल में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और किस फसल में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला सिलेबस में चलते हैं। अगला हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, अर्थात मालवी हो गई, निमाड़ी हो गई, बुंदेली हो गई, बघेलखंडी हो गई, अवधी हो गई। ये जो मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं, मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की बोली बोली जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार, अर्थात हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर से संबंधित कितने कितने मध्य प्रदेश में पुरस्कार मिल सके हैं, उनके बारे में देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आपकी योजनाएं आपकी चल रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सृजनपीठ और उच्च न्यायालय जो कि हमारे विधान परिषद में देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको सिलेबस दोस्तों बताया है, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो आपने देखा होगा एमपीपीएससी प्री में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5 का कुछ पार्ट, यूनिट नंबर 6 का कुछ पार्ट इसमें पूरा सिलेबस में कवर हो रहा है। चाहे आप देखा जाए तो एमपीवी मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश का जो व्यापम है, व्यापम के कोई भी वनडे एग्जाम आप देते, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आबकारी हो, चाहे आपके एमपीएसआई हो,
इन सभी का विस्तृत चर्चा हम करेंगे। और आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी दोस्तों आप सभी को होनी चाहिए। तो इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़िए, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको निरंतर इसमें टॉपिक में जो भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसकी निरंतर वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। और यह यात्रा मैं आपको पूरी सफर कराऊंगा। हम 55 जिले की यात्रा पूरी संपूर्ण तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। हम हर एक जिले में देखेंगे किस जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल है, जो भी आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चीजें हैं, चाहे आप उद्योग से संबंधित चीजें हैं, खनिज से संबंधित चीजें, ऊर्जा से संबंधित, ये सभी हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हम ये निरंतर तरीके से प्रयास करेंगे कि रोज आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्राप्त होती रहेगी। और ये पूरी चर्चा आपको पूरी श्रृंखला, चाहे आप एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है और वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और गौतम आईएएस अकेडमी से जुड़िए और इसी निरंतर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।